नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हुआ है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ, लेकिन पहले ही दिन प्रतिपक्ष के तेवर काफी तीखे दिखाई दिए। पिछले दिनों जो कुछ मुद्दे थे उनको लेकर के प्रतिपक्ष ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि पूरे सत्र में इस बार पहले की तरह नहीं, क्या खास हो सकता है, क्या विशेष रहेगा, तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक श्याम शर्मा साहब हमारे साथ हैं, निर्दलीय विधायक महरिया साहब हमारे साथ, नंद किशोर महरिया हमारे साथ में रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। एक बार आज का जो मजमून है हम आपको वो दिखाएंगे और उसके बाद में क्या कुछ रहा आज वो आपको दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत एक बार फिर हंगामे के साथ हुई। राज्यपाल के अभिभाषण शुरू होते ही निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को उठाते हुए हंगामा किया। बेनीवाल इस दौरान वेल में भी आ गए। वहीं कांग्रेस से विधायकों ने भी अभिभाषण में हंगामा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, रोजाना दुष्कर्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन अभिभाषण के जरिए सरकार आपसे झूठ का पुलिंदा पड़वा रही है, इसे आप ना पढ़ें। इस दौरान लगातार राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे। इस बीच राज्यपाल के अभिभाषण के बीच हंगामा होता देख संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया कि विपक्ष हंगामे पर आतुर है, ऐसे में राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इसके बाद हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण के अंतिम पैरा को पढ़ा और बाकी अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया। सरकार पूरी तैयारी के साथ है। विधायक दल के माननीय सदस्य राजस्थान में जो विकास के आयाम मुख्यमंत्री की सदारत में चलने वाली सरकार ने किए हैं, उनको सदन के माध्यम से जनता और आम आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि सदन चले, तर्कों के आधार पर हम प्रतिपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। हमेशा यही कहा है कि जो मैंडेट आपको काम करने के लिए मिला था उस पे काम नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में आज किसान आत्महत्याएं कर रहा है, ऋण माफी के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ऋण के लिए, इसके लिए आंदोलन कर रहा है। बेरोजगार जिनको दिव्य सपना आपने दिखाई दे 15 लाख रोजगार देने का, वो नौकरियां मांग रहा है। सदन के बाहर और भीतर सत्ता पक्ष के विधायक जहां रक्षात्मक अंदाज में दिखे, वहीं कांग्रेस के विधायक उपचुनाव की जीत से उत्साहित। लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष के ही विधायक घनश्याम तिवारी सरकार की खिंचाई करने में पीछे नहीं रहे। तिवारी ने उपचुनाव में बीजेपी की हार के लिए सीएम वसुंधरा राजे को जिम्मेदार बताया। दूसरी ओर सदन के भीतर भी तिवारी खामोश नहीं रहे। दंड संशोधन विधेयक को लेकर प्रवर समिति का समय बढ़ाने पर तिवारी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा, जो कानून खत्म हो चुका है उसे प्रवर समिति को नहीं भेजा जा सकता। इस बीच तिवारी और राठौड़ के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दोनों पार्टियों से राजस्थान की जनता उब गई, वो नया विकल्प चाहती है और हम राजस्थान की जनता को नया विकल्प देंगे। इस असेंबली के सत्र के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दिल्ली के अंदर जब प्रधानमंत्री रिप्लाई दे तो रबी की फसल का भी 1.5 गुना जो इन्होंने किया खरीफ की फसल का, उसमें बाजार भाव से 1.5 गुना रबी की फसल को भी इसके अंदर ले। काला कानून जो लेकर आए थे लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर और लोगों की शिकायत करने पर अधिकार पर और अफसरशाही को और मंत्री और मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए जो कानून लेकर आए थे, जिसका विरोध किया था और जिसको अवांछित रूप से इन्होंने प्रवर समिति में भेज दिया था, उसका आज पुनः समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उसका मैंने विधानसभा में विरोध किया। आखिरकार शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। मंगलवार से सदन की कार्रवाई फिर शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण को विपक्ष ने झूठ का पुलिंदा कह दिया है। अब देखना होगा इस अभिभाषण का जवाब देकर विपक्ष को सत्ता पक्ष कैसे संतुष्ट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चले, आपने देखा पूरी कार्रवाई पहला दिन बजट सत्र। ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हम आपको बता दें कि विधानसभा के ऐसे 200 जो चेहरे बैठे हैं उनमें से काफी ऐसे लोग होंगे जिन्हें शायद 15वीं विधानसभा देखने का मौका ना मिले। कईयों के टिकट कट सकते हैं, कुछ नेता धराशायी हो सकते हैं, लेकिन लगता है कि आखिर महत्वपूर्ण सत्र से कहा जा सकता है। हालांकि सरकार के पावर में है, बीच में और सेशन में मानसून सत्र भी बुलाया जा सकता है, टाइम है हमारे पास में, 6 महीने में एक बार सत्र और बुलाना होगा। लेकिन बजट सत्र आखिरी बजट सत्र है वसुंधरा सरकार का,
और ये काफी महत्वपूर्ण है। एक लंबा सत्र चलता है, रिकॉर्ड भी कायम किए हैं, और बजट सत्र वो सत्र है जिसमें आपको आपकी चीजों को कहने का पूर्ण तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक अवसर मिलता है। आप राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान आप बोल सकते हैं जब उस पर बहस होगी, उसके बाद जब बजट होगा, बजट में विभागवार जब चर्चाएं होंगी आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अपना एजेंडा आप खुद बहुत सारे आपको एक रूल्स और परंपराएं बनी हो उसके जरिए आप लेके आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मांग उठाने वाला होना चाहिए, अपनी बात कहने वाला होना चाहिए। रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं और आपका अधिकार भी होता है, आप बोल सकते हैं, विशेष अधिकार आपका। खैर चले, लेकिन कितने चेहरे सामने आ पाएंगे बोलने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल हम पहले दिन कैसा रहा, क्या तेवर हो सकते हैं प्रतिपक्ष के और सत्ता पक्ष के, उनको लेकर के चर्चा करेंगे। दोनों तरफ से ही तैयारी पूरी है, क्योंकि जनता जवाब मांगते हैं। यह आपके पास आखिरी मौका कहा जा सकता है जिसमें आपको खुल करके बोलने का अवसर मिलेगा। चलिए श्याम जी हमारे पास में इस वक्त। श्याम जी, ये देखिए चुनावी साल भी कहा जा सकता है और आखिरी बजट सत्र कहा जा सकता है इसे वसुंधरा सरकार का, तो तेवर थोड़े बदले हुए दिखाई देंगे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के। देखिए योगेंद्र जी, आज पहले दिन विधानसभा का बजट सत्र के पहले दिन प्रतिपक्ष की तरफ से जो शोर शराबा और जिस प्रकार की मांग उठनी चाहिए थी वो दिखने को नहीं आ रहा है। प्रतिपक्ष के नेता खुद गायब थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गायब थे। अब जब पहले दिन ही आप अगर तेवर सरकार को दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे तो आपको लगता है कि आप बजट सत्र को जिस हिसाब से लेना चाहते हो नहीं ले रहे। निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल जाकर के कांग्रेस के लोग नहीं बल्कि किसानों की मांग उठाने के लिए कर्जा माफी की बात सामने रखते हैं, जाके कहते हैं। क्या प्रतिपक्ष की तरफ से नहीं, और प्रतिपक्ष की तरफ से ये जोरदार मांग नहीं होनी चाहिए थी? सरकार को घेरा जाना नहीं चाहिए था, राज्यपाल के सामने नहीं उठाया जाना चाहिए था, कहा जाना चाहिए था आपने कहा था 50,000 तक के कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन आपने नहीं उठाया राज्यपाल के सामने मामला। ये सारी चीजें अंकित करता है कि आप किस प्रकार। अब आप देखिएगा कि आज घनश्याम तिवारी जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री से नाराज है, उन्होंने वही पुराने जो 2 विधेयक जो प्रवर समिति को सौंपे गए थे उसमें से एक में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कुख्यात लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, उनकी जो पेशी होती है वो जेल से हो जाए। इस वाले को तो उन्होंने कहा कि हम इसको आगामी सत्र जो होगा उसके प्रथम सप्ताह तक का समय रिलीज करते हैं। लेकिन दूसरे वाला जो था काला कानून जिसे कहा जाता था वो प्रवर समिति को आज भी है, जबकि अध्यादेश समाप्त हो गया है। अध्यादेश समाप्त होने से लेकिन जब तक वो प्रवर समिति तब तक कानून भी स्टैंड करेगा, वो पूरी तरह से उसे खारिज नहीं किया कहा जा सकता। देखिएगा कि प्रवर समिति को सौंप दिया और प्रवर समिति की पहली बैठक, अध्यादेश जरूर खत्म हो गया, हाँ। लेकिन प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है? प्रवर समिति चाहे तो उसको समाप्त कर सकती है, चाहे तो उसमें संशोधन करके, क्योंकि सारे दलों के माननीय सदस्य उसमें मौजूद है और गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी हुई है, तो वो किस तरह का निर्णय लेगी और क्या कुछ होगा उस पर निर्भर रहेगा। तो आज की स्थिति में ये कहना कि कानून समाप्त हो गया है वो नहीं है। धरातल पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये नहीं है। अभी भी आज भी वो कानून विधानसभा की प्रवर समिति के पास मौजूद है। उसको समाप्त करने का अधिकार अगर सरकार चाहे तो प्रस्ताव लाके समाप्त कर सकती है सदन के अंदर, लेकिन सरकार आज कह रही थी कि नहीं, अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस दूसरे वाले कानून की तो 5 बैठकें हो चुकी है, इस पे तो बैठकें हुई नहीं, उस पर समिति पे कोई विचार नहीं हुआ। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सरकार की इच्छा अभी तक समाप्त करने की नहीं है। तो बीच में बोला भी जा रहा था कि आपने महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शामिल होकर के उसको पारित कराया, तो इस इच्छा लगती है कि उसमें परिवर्तन होकर के बहुत सारी चीजें होकर के दोबारा आए सदन में, वो अलग बात है। लेकिन आज सदन में जो राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत किया गया उसमें राज्यपाल से प्रधानमंत्री की वाहवाही कराई गई, प्रधानमंत्री की विजन को सामने रखा गया है कि उनके जो वित्तीय जो मैनेजमेंट से हमारे देश की प्रगति पूरे विश्व में कामयाबी के शिखर पर पहुंचने लगी है। और जीएसटी को लेकर की भी बढ़ाई की गई, उसमें कहा कि सकारात्मक हमने भी उसको अपना करके कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो ये कहा जा सकता है कि जीएसटी को क्रांतिकारी कदम बता दिया गया है, और क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात अलग है। लेकिन प्रधानमंत्री की बातों को जिस सक्षमता से सरकार ने रखाने का प्रयास किया, उसमें कहने का है कि उनके जो भी चीज है हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। जी। तो बहुत सारी चीजें। चलिए मैं एक बार वापस आपके पास में आऊंगा। मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। मदन जी, ये आखिरी बजट सत्र है और मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण, मुझे कि आपको भी महसूस होता है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। इसमें कुछ जब
स्पीकर के साथ में बातचीत भी हुई होगी, तो ये माना जा सकता है कि पहले गतिरोध पैदा करना या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हंगामे की बेड़ चढ़ती रही हैं दोनों तरफ से ही। कुछ अब की बार माना जा सकता है कि जो जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो पटल पे आ सकेंगे, उन पे बहस हो सकेगी, चर्चा हो सकेगी। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज तक का इतिहास गवाह है, राजस्थान जब से बना है तब से यानी नेता प्रतिपक्ष हमेशा गवर्नर की स्पीच में उपस्थित रहते हैं। ये पहला मौका है कि जब नेता प्रतिपक्ष उपस्थित नहीं थे। एक तो ये कि विपक्ष कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। दूसरा, जिसको लेकर के बड़े उत्साहित हैं वो माननीय सदस्य भी आज शपथ लेने के लिए आए नहीं सदन के अंदर, यानी वो भी पहले अपने नेता के जाकर के वहां से आशीर्वाद प्राप्त करना, दिल्ली जाना, और उसको जरूरी समझा गया। अशोक गहलोत जी नहीं आए, प्रद्युम्न सिंह जी नहीं आए, यानी विपक्ष तो सदन की गरिमा का कतई ख्याल नहीं रख रहा है। यानी मैं सत्य कह रहा हूं, मैं आप भी इस बात को मानते होंगे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष गवर्नर की स्पीच में नहीं रहे हो। हमेशा नेता प्रतिपक्ष उपस्थित रहते हैं। यह पहला मौका है कि जब नेता प्रतिपक्ष उपस्थित नहीं थे। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि जहां तक ये अभी शर्मा जी बता रहे थे कि काला कानून वाली बात है, ये तो आप देखिए जब प्रवर समिति को सौंप दिया और उसके 42 दिन तक वो स्टैंड करता है, उसके बाद ये कानून नहीं है जब तक कि प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे दे। जो भी रिपोर्ट दे उसके बाद ये एक्ट आएगा या नहीं आएगा, जो कुछ भी प्रवर समिति की राय होगी वो होगी। आज की तारीख में वो एक्ट लागू नहीं है, वो कानून नहीं है, न तो अध्यादेश है न कानून है। ये तो सभी जानते हैं। घनश्याम जी पता नहीं क्या है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, आप ही के पार्टी के विधायक है घनश्याम तिवारी, वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने जो बात कही कि प्रवर समिति के पास में, तो प्रवर्ती समिति उस पर निर्णय करे। अगर सरकार की मंशा साफ है कि बिल्कुल इसको हम चाहते ही नहीं है, प्रवर समिति तय करेगी, तो आप लोग एक प्रस्ताव के जरिए उसे खारिज भी कर सकते हैं, प्रवर समिति से वापस मंगा करके, क्योंकि सदन से बड़ी प्रवर समिति भी नहीं है। नहीं, सदन ने प्रवर समिति को सौंपा तो वापस भी ले सकता है, सदन ही ले सकता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, तो हाउस वापस भी ले सकता है, अधिकार है ये आपका। बिल्कुल, सदन ही कर सकता है, न तो सरकार कर सकती है न व्यक्ति कर सकता है। इसमें और कोई सरकार प्रस्ताव ला सकती है कि अगर सदन ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे तो ये प्रवर समिति से वापस मंगा सकते हैं। कि प्रवर समिति में विपक्ष के भी सदस्य होते हैं, सभी पार्टियों के सदस्य उसमें मेंबर्स होते हैं, निर्दलीय भी होते हैं, सभी ने अपनी अपनी राय रखी होगी। और दूसरा जो एक्ट है वो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, वो तो इस सदन में ही पेश कर दिया जाएगा। प्रवर समिति की राय हो भी गई है उसमें, तो जो भी है वो पेश कर देंगे। अभी जो विपक्ष का और हमारा जो आपस का है, तो हमने विपक्ष से बहुत आग्रह किया है कि कृपया आप शांतिपूर्वक तरीके से सदन चलाएं, हमारी कमियां गिनाएं, हम सुधार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसमें कहीं भी वो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन केवल हंगामा करना, मैं सोचता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। इस आज भी जो कांग्रेस ने जिस प्रकार का, यानी गवर्नर स्पीच में उन्होंने जिस प्रकार का व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, मैं सोचता हूं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके और वो चुपचाप गवर्नर की स्पीच सुन लेते, ये ज्यादा ठीक रहता। जहां तक राजस्थान सरकार ने या हमारी जो सरकार, मतलब गवर्नर स्पीच में जो बजट जो केंद्र की नीतियों की बात जो की गई, ये बात तो सही है। ऊपर केंद्र से ही जो कुछ भी मिलता है वही राज्य अपनाता है और उसी में से राज्य को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं, तो उसका उपयोग निश्चित रूप से करना है। लेकिन राठौर साहब, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण में आप क्या कर रहे हैं, क्या आपका विजन है? एक वो डॉक्यूमेंट है कि जो जनता से छिपा हुआ नहीं होता है, लेकिन एक समराइज करके आप उसको बजट सेशन में लेके आते हैं। इसी तरह से पार्लियामेंट का सिस्टम है कि प्रेसिडेंट जो है वो पूरी यूनियन मिनिस्ट्री का और गवर्नमेंट की जो भी चीजें हैं उनको सबको सामने रखते हैं। यहां जो हम देख रहे हैं बजट अभिभाषण में, काफी जो चीजें हैं वो केंद्र को ही, मतलब ये कह सकते हैं, अभिभाषण समर्पित किया गया है काफी कुछ हद तक। तो ये प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं, अपनी चीजों को बताना चाहिए। केंद्र की बात ठीक है, आपकी पार्टी सरकार, एक लोकप्रिय नेता आपके बैठे हुए हैं ऊपर, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये प्रतिपक्ष इस पे हमला करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये बात ठीक, आप कह सकते हैं कि सरकार तो हमारी है। और दूसरा, आपने जो जिक्र किया राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान प्रतिपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तो वर्षों से हम एक परंपरा देख रहे हैं। जब पिछली मर्तबा अशोक गहलोत सरकार थी तो उस वक्त मार्गरेट अल्वा और दूसरे जो गवर्नर
रहे, उस दरमियान भी ये ऐसी स्थितियां बनी हैं। भवानी सिंह राजौत, राजेंद्र सिंह राठौड़, ये कई लोगों ने व्यवधान डालने की कोशिश की कि हम बिल्कुल ये झूठ का पुलिंदा है, और ये सारी बातें वही एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो या तो वास्तव में गवर्नर के स्पीच के दौरान कोई सम्मानजनक स्थितियां ऐसी पैदा होनी चाहिए कि महामहिम साल में एक बार आते हैं, वो बिल्कुल ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए। लेकिन या फिर ऐसा महसूस होता है कि अगर गवर्नर को इन क्षणों में भी अगर हमने हमारी जो अपील है अगर अवगत नहीं कराई तो फिर बहुत मुश्किल होगा। क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड कहें इसे? ये वास्तव में पॉलिटिकल स्टैंड इन्होंने कांग्रेस ने किया। मैं बताऊं 2003 से 8 में भी विधानसभा में था। कांग्रेस ने केवल एक अपना थोड़ा विरोध दिखा दिया, उसके बाद ये शांति से पूरा गवर्नर स्पीच हुई। और पहले तो ऐसा होता ही नहीं था, बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहता। धीरे धीरे तो राज्यपाल की गरिमा का भी ख्याल जो है, गरिमा गिरती जा रही है। लेकिन आप भी जानते हैं इस बात को कि कभी भी नेता प्रतिपक्ष अनुपस्थित नहीं रहे आज तक। ये पहला मौका है। तो मैंने जब नेता प्रतिपक्ष, हाँ आपने ठीक कहा, मैं इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। यानी गरिमा नहीं रखी जा रही है, उसको गरिमापूर्ण रखना चाहिए। फिर अब मैं एक निवेदन करूंगा, जैसे इन्होंने ठीक है अपना विरोध दर्ज करा दिया, जो कुछ भी बात करनी थी सांकेतिक रूप से कह देते। पूरा महीना पड़ा है, पूरा सत्र पड़ा है, कभी भी वो अपने विषयों को रख सकते थे। हंगामा निरंतर करना और गवर्नर को वो क्या बोल रहे हैं वो सुनने नहीं देना, मैं सोचता हूं कि ये गरिमापूर्ण नहीं था, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। जहां तक केंद्र की बात करें तो देखिए, केंद्र ने जो नीतियां अपनाई, जो सुधारीकरण के काम किए, उसका लाभ राजस्थान को मिला। ये है हमारे इस अभिभाषण के अंदर जो लाभ हमको मिला, उससे हमको प्रगति का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। ये बात इसमें कही गई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी चलिए श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। काला कानून का जो जिक्र की लगातार किया जा रहा है, सरकार अपनी तरफ से तो कह रही है कि वो स्टैंड नहीं कर रहा है प्रवर समिति के पास में, लेकिन वो डॉक्यूमेंट तो अभी तक बोल रहा है, उसे पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते खारिज हो गया है कि बिल्कुल तो एकदम से लैप्स कर दिया गया है। ये तो मुझे लगता है कोई इसको एडमिट भी नहीं कर रहा। ये बात सही है कि जो अध्यादेश लेकर के आए थे वो बात सही है, ऑर्डिनेंस क्योंकि एक लिमिट होती है उसके बाद में वो समाप्त हो गया, जब हाउस में रखने के इतने दिन बाद में वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज भी कर रहा है, सरकार की अगर इच्छा होगी तो उसे विड्रॉ भी कर सकती है कि प्रस्ताव लेके आ सकती है सरकार, विधि मंत्री ला सकते हैं, या गृह मंत्री को जिम्मा दिया तो वो लेके आ सकते हैं कि सदन की अगर आज्ञा हो तो इस समय प्रवर समिति से वापस लौटाने की एक परमिशन चाहते हैं। हाउस अगर यस करता है तो मुझे लगता है कि उसे वापस मंगाया जा सकता है। दूसरी बात, राठौड़ साहब जो बात कह रहे हैं अभी रामेश्वर डूडी की, कि वो प्रद्युमन सिंह या फिर अशोक गहलोत जिनका भी जिक्र कर रहे हैं, तीनों सीनियर लीडर्स का, कि वो नहीं रहे पहले मर्तबा। हो सकता है, मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि पहले कभी नेता प्रतिपक्ष से गवर्नर के अभिभाषण के दौरान, क्योंकि ये देखिए हाउस से सीधे जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल इनकी जानकारी पुख्ता हो सकती है। पर मेरे को भी ऐसा ध्यान नहीं है कि मैं 20 साल से जब से असेंबली देख रहा हूं तो मैंने अभी कभी ऐसा देखा नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा हो। तो ये एक सत्ता पक्ष की ओर से एक वो बन सकता है प्रतिपक्ष के नेता को घेरने के लिए कि आप तो खुद ही गरिमा का सवाल उठा रहे हैं और गरिमा खुद तोड़ रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, पहली बात तो ये कि मदन जी खुद उप सचेतक हैं सरकारी, उनको कामकाज की बारीकियां सब कुछ जानकारी है। अब ये कह रहे हैं कि अध्यादेश नहीं है, अध्यादेश तो समाप्त हो गया। मैं भी कह रहा हूँ, आपने हाउस में बिल प्रस्तुत कर दिया, प्रस्तुत करने के बाद प्रवर समिति को सौंप दिया, तो बिल आपका पारित नहीं हुआ, लेकिन बिल स्टैंड कर रहा है बिल्कुल। और ये खुद मान रहे हैं कि आज गृह मंत्री जी जो बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि प्रवर समिति की 5 बैठ के पहले वाले वो दंड प्रक्रिया कि में जो 38 है, और जिसमें कि उसमें आपको जो खूंखार आतंकवादी और जिस प्रकार से अपराधी हैं उनकी वीडियोग्राफी की पेशी का बिल तो बता दिया कि 5 बैठकें हो चुकी है। दूसरे वाले के लिए जो 39 नंबर का है उसके अंदर बताया कि बैठक नहीं हुई है, उससे संबंधित हमने विचार नहीं किया है, लेकिन आज भी वो स्टैंड कर रहा है। आपने कार्यकाल बढ़ाया है तो नहीं, मैं इसमें एक संशोधन करना चाहूंगा। वो बिल प्रवर समिति के पास में है, लेकिन अब कोई भी 156(3) में मुकदमा दर्ज हो सकता है और अखबार भी छाप सकता है। उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रावधान सजा का इस समय नहीं है, क्योंकि एक्ट ही नहीं, वो बना ही नहीं और वो लैप्स हो गया, इसलिए वो कोई मायने नहीं रखता है। ये जो घनश्याम जी ने कहा वो भी बात यही थी और हम भी कह रहे हैं। आप ही मान के चलिए कि एक्ट तो है, मगर वो क्योंकि अध्यादेश ही समाप्त हो गया, क्योंकि एक्ट तो पारित ही नहीं हुआ तो बने। बना नहीं। लेकिन आपने सरकार ने जो
विधेयक पेश किया था, सदन में आज भी मौजूद है। हाँ, वो क्योंकि जब तक निर्जीव पड़ा है और राष्ट्रपति से जब तक मोहर नहीं लग जाएगी जब तक तो कानून नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में निर्जीव सदन की परवर समिति के पास सजीव रूप में मौजूद है। अगर परवर समिति चाहे तो इस सेशन में उसको वापस ला सकती है। आप बैठक करके उसमें कोई निर्णय करने में बहुत टाइम नहीं लगता। इसलिए ये कहना कि सरकार की इच्छा क्या है ये तो आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप प्रस्ताव लाते हैं, आप सारी बातें कर सकते हैं। आज अगर सरकार चाहती तो निश्चित रूप से उसको खत्म कर सकती थी, कहती थी भाई परवर समिति की रिपोर्ट को हम स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि जनता के हित में नहीं है इसलिए हम इसको आज प्रस्ताव करते हैं, उसको वापस ले ले, सदन वापस ले लेता, उस सम्मति से पास हो जाता। लेकिन सरकार की इच्छा उसको फिर से पेश करने की लगती है। संशोधित रूप में होगा, परवर समिति की जो सुझाव होंगे वो शामिल होंगे और फिर दोबारा से विधेयक आएगा सदन में, उसको सम्मिलित करते। परवर समिति की रिपोर्ट उसमें शामिल होगी। वो परवर समिति की क्या रिपोर्ट होगी, क्योंकि परवर समिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल। अब आप जैसे मदन जी ने कहा कि आज का दिन पहला दिन था, निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेता को मौजूद है, लेकिन पहली बार प्रदेश में 2 सांसद इनके निर्वाचित हुए और वहां शपथ ले रहे हैं। ये एक अलग तरह की चीज स्थिति पैदा जाने की जरूरत नहीं। अगर ये निश्चित रूप से अध्यक्ष को कहते कि क्योंकि उनका काम कौन सा आवश्यक है, काम तो आज राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के रूप में मौजूद होना आवश्यक था। वो अपने नेता को कह सकते थे क्योंकि साहब हमारे यहाँ बजट का सत्र पहला अभिभाषण प्रस्तुत होगा, मुझे गरिमा स्थिति सदन में रहना आवश्यक है, तो आराम से वो रह सकते थे। वो कह सकते थे कि मैं अपने 2 जो सांसद चुने गए मैं उनके शपथ ग्रहण में नहीं गया हूं, मैं यहां मौजूद हूं। वो कुछ बात अपनी रख भी सकते थे, लेकिन क्योंकि मायूसी पहले दिन प्रतिपक्ष में देखने को मिली। अब आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद नहीं थे, वो भी रह सकते थे। हनुमान बेनीवाल का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। आज हनुमान बेनीवाल ने कर्जा माफी की बात को लेकर के अपना प्रदर्शन किया और बताने का प्रयास किया कि मैं किसानों का हितैषी। तो आप बताइए कि प्रतिपक्ष का जो काम है वो नहीं कर पा रही। अब इनकी पार्टी बार बार कहती थी कि किसानों का 100% कर्जा माफ होना चाहिए, हम सड़कों पर लड़ेंगे, और इन्होंने जाकर के झालावाड़ में पैदल यात्रा की। ये एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह से, क्योंकि ये बात अब हमारे उप मुख्य सचेतक ये बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय के रूप में, और सत्ता पक्ष इस बात को लेकर के रामेश्वर डूडी को खींच भी सकता है कि वो वहां जाना डूडी साहब का जरूरी नहीं था। ये सत्ता पक्ष कह सकता है आपके लिए जो पद आपको सुशोभित कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी है, लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान विधानसभा आपकी एक पहचान है, आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको मिला हुआ है, इसके नाते तो आपकी पहली प्राथमिकता विधानसभा होनी चाहिए थी। पहला दिन था, वहां अगर आप नहीं भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक गहलोत भी नहीं गए तो, लेकिन अशोक गहलोत का नहीं आने से कोई खास बात नहीं है, लेकिन सीएलपी लीडर का तो होना बहुत जरूरी था। नहीं, अशोक गहलोत क्योंकि आप बार बार वो रिफाइनरी के बारे में विवाद, हाँ तो आना चाहिए था उनको भी। आज सदन में पहला दिन होता है, आप जिस कारण आप विधायक हैं, जिस कारण आप मुख्यमंत्री बनते हैं या पार्टी के पदों पर जाते हैं, आपका दायित्व तो नहीं होता पहले दिन आप अपने प्रतिनिधि के रूप में सदन में मौजूद होकर अपनी गरिमापूर्ण स्थिति बताएं कि भाई हम देखिए इस सदन के कारण जोधपुर गए हो। जोधपुर किस लिए गए हो? जोधपुर इस सदन के कारण ही जोधपुर में आपका महत्व है, ना कि आपके प्रतिनिधि के रूप में तो जाते हो। अब यहां आने के बाद दूसरे दिन जाते, तीसरे दिन जाते, अब ये दिखाना कि मैं विधानसभा से ज्यादा मेरे लिए अब फील्ड ज्यादा जरूरी हो गया है, तो ये तो कोई गरिमापूर्ण स्थिति सही में नहीं होती। आप देखिए जो सदन में यदि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जितने हैं वो मौजूद रहे या वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे तो एक गरिमा बनती है। क्योंकि आज करुणीमल जी का तो बीमार है, वो तो भर्ती है, उनकी जो लगती है, चलो ठीक है। आप कोई भी चीज को जाने के लिए आप सदन में किरोड़ीलाल जी आए, आप एप्लीकेशन देते हैं कि मैं सदन से छुट्टी लेना चाहता हूं, सदन अनुमति देता है तो आप नहीं आए तो ठीक है, लेकिन सदन में नहीं आए और आप अपने क्षेत्र में जाके घूमे ये कहकर के कि मैं यहाँ आया हूं और ट्रेन से दिखाएं, सबको करें, तो एक गरिमा जो सदन की है, गरिमा ये बात सही है। देखिए सारे सदस्यों, भैरव सिंह शेखावत भी एक लंबी पारी राजस्थान में गैर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में, पहले मुख्यमंत्री के रूप में वो आए थे, और वो जब भी विधानसभा होती थी, कितने भी जरूरी सा काम हो, वो सभाएं वभाएं सब कैंसिल होती थी और वो बैठते थे विधानसभा के अंदर, पूरे समय तक बैठते थे, डिबेट होती थी, वो चाहे सीएलपी लीडर नहीं बने लेकिन फिर भी बैठते थे और हर बात पे बोलते थे, जो चीज उनको दर्ज करानी होती थी वो कराई भी जाती थी। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसे मुखर आवाज होती थी कि सामने वाले को अब मानना होता था कि हाँ बिल्कुल भैरव सिंह जी कुछ कह रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए।
तो गहलोत साहब के सामने भी देखिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों पारियां, ये तो एक परंपरा है और परंपरा का निर्वहन सभी को करना चाहिए। मुझे लगता है कि गहलोत साहब के सामने भी एक ये आखिरी बजट सत्र है वर्तमान सरकार का, इसमें उन्हें आना चाहिए और बोलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा उन तमाम सदस्यों को इसमें शामिल होना चाहिए और ये कह सकते हैं कि इस महाकुंभ की आखिरी आहुति है जिसमें आपको ये मौका दिया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। वाला क्या नाम था? भवानी सिंह। और उसके बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की। राज्यपाल कल्याण सिंह ने अपना अभिभाषण पढ़ा और लेकिन हंगामे के चलते संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अंतिम पैरा पढ़ने के लिए उनसे कहा और उस आग्रह को राज्यपाल ने स्वीकार करते हुए 15 मिनट में ही अपने अभिभाषण को उन्होंने निपटा दिया। श्याम जी, यहां मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि हालांकि प्रतिपक्ष के सदस्य अभी हमारे साथ में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जिनकी अपेक्षा प्रदेश की जनता कर सकती है। खैर देखिए अपनी अपनी प्राथमिकताएं, कौन क्या उठाता है। प्रदेश में बाई इलेक्शन हो गए, वो सब चीजें हो गई, लेकिन विधानसभा को जो एक अहम मुद्दा है वो ये है कि आप मुद्दे क्या उठा रहे हो। ये एक मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है कि आप 17 विधानसभा सीट में हमने जीत दर्ज करा दी, एक हवा बदल गई या कुछ भी है, लेकिन वहां जो मुद्दे हैं वो तो आप जितने सदस्य हैं आप उतने ही रहेंगे और आपको जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए। क्या बिल्कुल अभी ये खुमारी और हार की हताशा से बाहर निकल करके अब लगता है कि प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए? देखिए कि विधानसभा में इनकी संख्या एक बढ़ी है, हाँ, क्योंकि 24 या 25 हो जाएंगे तो, लेकिन हाउस में जो भी मुद्दे उठाने की बात होगी वो एक प्रक्रिया के तहत उठेंगे। आप देखिए कि पर्ची के माध्यम से आप ला सकते हैं, आप उसमें स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आ सकते हैं, 295 आ सकते हैं। तो सारी चीजें जो भी होगी सदन में प्रक्रिया के तहत आपको सारी चीजें उठानी होगी और विधायक जनहित के मुद्दे ला सकता है। अब आप कर्जा माफी की बात कह रहे हैं, आप प्रश्न के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से बहुत सारे तरीके हैं जो जनहित के मुद्दे ला सकते हैं। क्योंकि सरकार 17 सीटों पर चुनाव हारी है तो उनका मनोबल जो बढ़ा हुआ है, लेकिन बढ़ा हुआ नहीं, घट गया, खत्म। नहीं, इस संकट प्रतिपक्ष का मनोबल बढ़ा, कांग्रेस का मनोबल बढ़ा रहेगा। लेकिन मैंने तो सवाल किया आपसे, नंदकिशोर जी महरिया साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यहां हाउस जो ये आखिरी बजट सत्र बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है, मैंने तो रिक्वेस्ट भी की है कि कई ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला होगा, जानबूझ करके नहीं बोले, अब तो कम से कम ये आखिरी महाकुंभ है उनके लिए, इसमें तो आहुति दे ही देनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए अपनी बातें। और सरकार को भी वास्तव में कई सदस्य ऐसे होंगे जो 15वीं विधानसभा में जिनके चेहरे नहीं दिखेंगे, यानी कि अगली जो विधानसभा आएगी। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, कम से कम जो सदस्य सवाल पूछते हैं उन्हें सही तरीके से जवाब देना चाहिए, उन्हें संतुष्ट करना चाहिए कि बिल्कुल आप जो उठा रहे हो, क्योंकि देखिए जनहित का मुद्दा उठा, निजी अगर कोई स्वार्थ से जुड़े अगर कोई बात उठाता है तो उसे खारिज करना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन आप एक गांव, एक पंचायत, एक तहसील, एक जिले, पूरे प्रदेश अगर इसकी बात को उठाता है तो उसका जवाब देना चाहिए। देखिए ये 162 की संख्या तो सत्ता पक्ष के पास है और उनके पास नहीं 160 से एक कम हो गई और 160 है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सत्ता पक्ष के पास संख्या बहुत ज्यादा है। और सर मैंने तो ये कहा, चलिए महरिया साहब, नंदकिशोर जी महरिया हमारे साथ में जुड़ गए। महरिया साहब, ये आखिरी बजट सत्र है वर्तमान सरकार का, 14वीं विधानसभा का। क्या उम्मीद करते हैं कि वास्तव में प्रदेश के लिए किस तरह की चर्चा होनी चाहिए? क्या उम्मीद आप सत्ता पक्ष से करते हैं, क्या उम्मीद आप प्रतिपक्ष से करते हैं? सत्ता पक्ष से तो उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा प्रदेश जो है उसका किसान खास तौर से कर्जा माफी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि फसलें पिछले 3-4 साल में जिस तरह से खराब हुई हैं वो अपना कर्जा चुका नहीं पा रहा है। इसलिए कर्जा माफी का विशेष मुद्दा जो है इस सत्र में रहने वाला है। उसके अलावा सरकार जो स्कूलें पीपीपी मोड पे दे रही है और जो हॉस्पिटल पीपीपी मोड पे दे रही है, उसको लेके जनता में बड़ा आक्रोश है। आपने देखा भी होगा उपचुनावों में जो रिजल्ट आए हैं उसके पीछे भी कई कारण रहे, उनमें से ये भी एक कारण थे
कि जनता किसी हालत में गांव के लोगों ने चंदा करके स्कूलें बनवाई हैं, दानदाताओं कह के स्कूलें बनवाई हैं, गवर्नमेंट ने बनवाई हैं, एमएलए एमपी कोटे से कमरे बने हैं, आज भी बन रहे हैं। उन स्कूलों को अगर पीपीपी मोड पे दिया जाएगा तो जनता बड़ी उससे आक्रोशित हो रही है। उस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाएंगे। उसके अलावा जो भी हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं और प्रदेश के बेरोजगारों के मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाएंगे और हमारी आशा है कि सरकार इस सत्र में हर हाल में कर्जा माफी करेगी और ये जो पीपीपी मोड पे दिए जा रहे हैं ये वापस लेगी अपना आदेश। और इसके अलावा खासतौर से बेरोजगारों की जो तमन्ना है कि वे 15 लाख नौकरियां पूरी करे, तो सरकार चलो बहुत कम दिन रहे हैं लेकिन अब भी उसकी पूर्ति करे तो अच्छा रहेगा। जी मदन जी, बड़ी उम्मीद है प्रतिपक्ष को। एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेहरिया साहब, सत्ता पक्ष हमेशा ये कहता है कि प्रतिपक्ष में राजेंद्र राठौड़ जो संसदीय कार्य मंत्री, उनको सुन रहा था अभी, वो कह रहे थे कि प्रतिपक्ष से हमें उम्मीद करते हैं कि पहले के जो रवैया रहा उसे खारिज करके, उसे छोड़ करके और एक सकारात्मक व्यवहार के साथ में सदन में आवे, उनके हर बात को महत्व दिया जाएगा, सुना जाएगा, लेकिन एक सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ, एक परंपराओं के तहत उनसे वो उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम हाउस की कार्रवाई में वो हिस्सा ले। नहीं, बिल्कुल नियमों के तहत हर चीज रखनी चाहिए। जिस विषय पे भी हम, जैसे अभी हमारी मीटिंग हुई थी विपक्ष की, तो उसमें तय किया है कि भाई किसानों के मुद्दे पे चर्चा के लिए समय मांगेंगे, पीपीपी मोड पे समय मांगेंगे, डॉक्टरों की जो हड़ताल हुई उसमें जो मरीज मरे उन पे चर्चा के लिए समय मांगेंगे। अगर अध्यक्ष जी समय देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी चर्चा होगी। अगर समय नहीं दिया जाएगा तो फिर बात तो आदमी रखना ही चाहेगा। हर विधायक जो अपने क्षेत्र से चुन के आता है उसको पूरे प्रदेश की और अपने क्षेत्र की बात तो आखिर रखनी पड़ेगी। जी मदन जी, उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता पक्ष कोऑपरेट करेगा, नियम परंपराओं के तहत प्रतिपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करेगा, तो ये माना जा सकता है कि सत्ता, देखिए जो फ्लोर मैनेजमेंट का काम है वो सत्ता पक्ष का है। अगर हंगामा है या फिर कहें कि बिल्कुल एक एक दिन में कई बिल पेश, हंगामे की बेट चढ़ते चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि देखिए ये परंपरा अगर ऐसी पड़ेंगी तो ये भी आपके उसमें अंकित होंगी कि फलानी विधानसभा के उस सत्र में इस तरह का कुछ रहा था। जो नए सदस्य आएंगे कभी पढ़ करके बताएंगे कि ये देखिए उस वक्त भी ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि जो परंपराएं वास्तव में जो गौरवपूर्ण एक इतिहास रहा है राजस्थान की विधानसभा का, उसे कायम रखा जाएगा। देखिए, हम तो विपक्ष का स्वागत करेंगे, वो सारगर्भित सुझाव दे। जैसे अभी मेहरिया साहब से पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम स्वागत करेंगे, विपक्ष हमारी कमियां गिनाए, हम सुधार करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, लेकिन करे तो सही। अब आज जैसे अभी मैंने पहले भी प्रश्न आपके सामने रखा ही था कि पहला एक ऐसा इतिहास है, इतिहास पूरा देख लें कि नेता प्रतिपक्ष गवर्नर की स्पीच में उपस्थित नहीं है। ये पहला मौका है ना, आजाद होने के बाद में जब से विधानसभा का गठन हुआ तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नर स्पीच में नेता प्रतिपक्ष गायब रहे। अभी मैं एक बात बताऊं, मेहरिया साहब इस बात को मानते होंगे कि कांग्रेस में 2 ध्रुव तो पहले से थे, अब तीसरा ध्रुव और पैदा हो गया है। डूडी साहब भी सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। आज अखबार में मैंने पढ़ा कि मैं दावेदार नहीं हूं। अरे बना कौन रहा है आपको दावेदार? क्यों आप अखबार में ऐसे दे रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं अंकुर प्रस्फुटित हो रहे हैं उनके मन में इस प्रकार के, तभी तो वो सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, गए वहां पर धोख लगाने के लिए। यह मैं सोचता हूं कि उनको सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। खैर, लेकिन जो मेहरिया जी ने कहा मैं उनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आप वो विषय उठाएं, हम उनके लिए दिल खोल करके और दिमाग लगा करके और सुनने को तैयार हैं, और सारगर्भित आपके सुझाव हुए तो मानने के लिए बिल्कुल खुले दिमाग से तैयार है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हम चाहेंगे कि आप रखें, लेकिन कृपया उचित नियम प्रणाली, कार्य प्रणाली अपनी है, व्यवस्था के अंतर्गत उसी के अंतर्गत होनी चाहिए, उसी के अंतर्गत रखना चाहिए। मैं सोचता हूं कि ये हंगामा करना ये ठीक नहीं है। ठीक है जी, एक बार अपना उपस्थिति दर्ज करा दी, उसके बाद तो शांति से सुने ना, आराम से सुनो। आपको भी हम सुनेंगे, और हमने भी पूरे हमारे सदस्यों को भी बिल्कुल आगाह किया। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने भी कहा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सदन चलाओ, और उनके कोई सुझाव आएंगे तो हम स्वीकार। जी मेरे साहब, एक अभिभाषण पे मैं जानना चाहूंगा आपसे। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा है, अभिभाषण की कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार का जो दावा है, क्योंकि देखिए सरकार के 4 साल का एक फेस सामने आता है, वो डॉक्यूमेंट सामने आता है कि हमने ये किया, हमारी उपलब्धियों का ये चिट्ठा है। देखिए, अभी पहले मैं इनकी बात का जवाब दूं। सदन में सबसे बड़ी सदन की नेता हैं मुख्यमंत्री जी, और जितने समय सदन 14वीं विधानसभा के 9 सत्र चले हैं
उसमें 5% समय भी मुख्यमंत्री जी सदन की नेता सदन में उपस्थित नहीं रही। तो ये भी कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। हम उनको सुझाव नहीं दे रहे, हम ध्यान में ला रहे हैं कि ये जो परंपराएं पड़ रही है अपने यहाँ, मांग भी नहीं सुझाव हम सदन में दे रहे हैं, यहाँ नहीं दे रहे टीवी पे, हाउस में भी दिया हमने सुझाव। तो सबसे पहले जैसे मदन जी ने कहा, आज पहली बार विपक्ष के नेता अनुपस्थित रहे किसी पर्सनल कारण से और इन्होंने टोक दिया, तो मैं मदन जी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सदन की नेता 5% समय भी अब तक जितने 70 हुए हैं उनमें उपस्थित नहीं रही, तो उनको भी पूरे 70 में जो है अपनी उपस्थिति देनी चाहिए। गवर्नर का जो अभिभाषण अभी हुआ है गवर्नर साहब का, उस पर अब 3-4 दिन बहस चलेगी, उसमें सारे जवाब देंगे। जिस तरह से केंद्र का बजट आया है और जिस तरह के लॉलीपॉप दिए गए हैं, 1 रुपए का बजट में प्रावधान नहीं रखा कि हम कैसे इंश्योरेंस देंगे जनता को, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि 50 करोड़ लोगों को हम 5 लाख। एक छोटा सा सवाल है समीर आपसे, एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि ये बात का जिक्र श्याम शर्मा जी कर चुके हैं। हम अभिभाषण जो हमारे पास में भी, आपके पास में भी, उसमें भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का काफी जिक्र किया हुआ है इसमें। आप लोग भी केंद्र के बजट को भी साधने की कोशिश करोगे इस अभिभाषण के, जब भी डिबेट होगी इसमें, कल एक दिन उसके अगले दिन से ही, तो क्या बिल्कुल सरकार, प्रतिपक्ष, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को एक साथ निशाने पे लेगा? नहीं, दोनों को निशाने पे लेंगे। जितनी बड़ी झूठ अब की बार वित्त मंत्री जी जेटली ने इस भाषण में बोली हैं, वो पूरे देश के लिए शर्मनाक है। मतलब एक वित्त मंत्री का ये कहना कि मैंने 1.5 गुना समर्थन मूल्य दे दिया है रबी का और खरीफ का दे दूंगा, इससे बड़ी कोई झूठ हो नहीं सकती। सारा मीडिया जानता है, सारे किसान जानते हैं, सारा देश जानता है कि 1 किलो अनाज भी 1.5 गुना समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदा गया, और उसके बावजूद उन्होंने ये बोला। 1 रुपए का उन्होंने इंश्योरेंस के लिए प्रावधान नहीं किया। 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस देने की बात कर रहे हैं। अगर 10% भी भगवान ना करे बीमार पड़ गए तो 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। उनका पूरा बजट जो है वो 52,600 करोड़ का पूरे देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस साल 400 रुपए पर हेड। कहां से दे देंगे वो? तो इस तरह की घोषणाएं करना बिल्कुल बेमानी है, और संसद के फ्लोर पे इतनी बड़ी झूठ बोलना, मैं नहीं मानता कि यह स्वस्थ परंपरा है और इससे देश कोई आगे बढ़ने वाला है। ये बहुत शर्मनाक है। जी चलिए, प्रतिपक्ष ने चर्चा भी की है किस तरह से क्या रहेगा फ्लोर मैनेजमेंट का काम। देखिए, बात सही है कि सत्ता पक्ष के हाथ में है, उन्हें मैनेज करना होगा। और जब अभिभाषण की जब डिबेट शुरू होगी तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के निशाने पे डूडी साहब आएंगे भी कि आपके लिए महत्वपूर्ण आपके नेता के दर्शन करना था, बजाय आपको विधानसभा में रहने के। आपको विधानसभा में रहना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऐसा इशू है। लेकिन यह बात सही है कि परंपराएं मैनेज होनी चाहिए और बननी चाहिए कि आपको अगर यहां रहते तो एक मौका नहीं मिलता किसी को कुछ कहने का। खैर, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए, जैसे आपने कहा कि पीपीपी मोड पे किसानों की समस्याएं हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए अभी आपने जिक्र किया, सरकार के साथ में बात करेंगे। और जब बीएससी की बैठक शायद हो चुकी होगी, मदन जी बता सकते हैं, क्योंकि वो तो हाउस का एक एजेंडा है कि भाई कब तक चलेगी, उसमें तय करने की कोशिश की जाए कि हाँ बिल्कुल ये समय मुकर्रर किए जाने चाहिए इस काम के लिए। वो तो नियम है, नियम परंपरा के तहत हर चीज पे समय देना चाहिए, चाहे विपक्ष मांगे चाहे पक्ष मांगे। इन लोगों को भी अध्यक्ष से समय मांगना पड़ता है, पक्ष को भी बात रखनी होती है तो विपक्ष को भी मांगना पड़ता है। तो अध्यक्ष महोदय को ये देखना चाहिए कि भाई किस चीज के लिए कितना समय दिया जाना उचित होगा। और हम आशा करते हैं कि जैसे अंतिम बजट 70 है तो अध्यक्ष महोदय दोनों पक्षों को बराबर रखते हुए और सबको मौका देंगे और पूरी बात सुनेंगे। जनता की जो आवाज है वो सदन में उठने देंगे और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में आवाज जाएगी। जी मदन जी, देखिए फ्लोर मैनेजमेंट है, प्रदेश की इच्छा है कि ये जो बजट सत्र गया, इससे पहले वाला या पिछला सत्र, एक लंबा जो कार्यकाल समय चला, आप लोगों ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है इसका, तो प्रतिपक्ष भी देखिए जनता की मांग उठा सकता है। अनर्गल कोई आरोप किसी पे लगाएंगे नहीं, वो तुरंत उसको आप डिलीट भी करवा देते हैं। तो ये तो एक समय देने की जो परंपरा है, मुझे लगता है इसे कायम रखना चाहिए। सब प्रतिपक्ष के पास में या जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनके पास में है क्या, वो केवल जनता के एक फेस बन सकते हैं। ताकि मैं तो कहूंगा कि जिन लोगों के दिल पर भारीपन हो कि वास्तव में मैं मेरे क्षेत्र की बात नहीं उठा पाया, ये आपके पास में अवसर आपको उठाना चाहिए, तो क्या वास्तव में उस मौके को, तो मुझे लगता है कि हंगामे की भेंट चढ़ने से सत्ता पक्ष भी काफी हद तक रोक सकता है। देखिए साहब, वैसे तो ये अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, लेकिन स्थगन पर भी बोलने का मौका विपक्ष को मिलता है। विपक्ष पर्ची पर भी बोलना चाहे तो बोल दे, कहीं भी बोले। और इस बार तो मतलब महरिया जी भी जानते हैं कि अधिकतम समय विपक्ष को मिला है बोलने के लिए। रिकॉर्ड निकाल दें, समय
जिस निर्धारित समय से भी अधिक विपक्ष बोला है और उसको बोलने का मौका मिलता है। मैं तो एक बात बताऊं साहब, मैं 10 वर्ष से, मैं देखो 2003 से 8 भी था और अभी भी हूं, अशोक गहलोत जी का केवल शपथ बोली उन्होंने, इसके अलावा मैंने कोई शब्द नहीं सुना कि वो कैसे बोलते हैं, हमको पता ही नहीं है। सदन में कभी भी नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोले, केवल शपथ ली, शपथ लेने के अलावा कुछ भी नहीं बोले। प्रतिपक्ष में रहते हुए, प्रतिपक्ष में, मैं तो प्रतिपक्ष की बात करूंगा ना, मुख्यमंत्री रहते हुए तो जो बोले ही होंगे, केवल वो भी तो मैं सोचता हूं कि वही बोले होंगे जो कुछ भी उनको अपने बजट में या कभी स्पीच देनी होगी, लेकिन हमने तो उनके मतलब शब्द सुने ही नहीं। कितने गैर गंभीर हैं। हमेशा कोई भी विषय पर बोलते हैं तो महरिया जी जरूर बोलते हैं और कुछ नेता बोलते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी क्यों नहीं बोलते हैं, ये समझ में नहीं आया। वो सदन के बाहर तो खूब बोलते हैं, सदन के अंदर कभी भी नहीं बोले। क्या तो वो गंभीर किसके प्रति है? आज भी यानी वो कोई समारोह के अंदर वहां जोधपुर में चले गए, जबकि आज उनको यहाँ रहना चाहिए था। पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हुए, उनको तो गंभीरता रखनी चाहिए थी। और जहां तक आपने कहा कि अरुण जेटली जी के बजट की बात करें, पूरे देश में सराहा गया है, पूरे देश की जनता ने सराहा है और किसानों के हित को तो समर्पित ही किया है पूरा बजट। इसलिए आप उसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो मैं पूरी चर्चा कर लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, 1 रुपया भी न कोई किसान के लिए न कोई स्वास्थ्य के लिए रखा। मैं निवेदन करूँ, वो बात मैं कह रहा हूँ। हाँ वो ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपने पीपीपी मोड की बात कही, देखिए डॉक्टर्स की स्ट्राइक से मैं सोचता हूं कि कोई न तो कांग्रेस खुश है न बीजेपी खुश है। जिस ढंग से डॉक्टर्स ने किया, इस मतलब ये दूसरी बार जो स्ट्राइक की, मैं सोचता हूं इसके कारण से एक दिमाग में आया कि ये पैसा हम इतना खर्च कर रहे हैं, एक डॉक्टर को बनाने में कितना खर्चा होता है, फिर अस्पताल में कितना खर्चा होता है, फिर उनकी व्यवस्थाओं में कितना खर्चा होता है। इतना ही यदि खर्च, इससे बहुत आधे खर्च के अंदर यदि हमारे जनता को सुविधाएं मिल जाए या जनता को ही हम पैसा दे करके कहीं जनता को प्राइवेट में कैसे धकेल सकते हैं? हम प्राइवेट हॉस्पिटल में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है साहब। रोक लगा दी, लगाएगा कोर्ट लगाएगा, हम लोग लगाएंगे, वो तो गंभीर बीमारियों के इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, जिससे हमने MOU किया है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। आप देखिए पूरे देश में, मैं ये नहीं कह रहा, जो बजट आया पूरे देश में सेंसेक्स राठौड़ साहब 1000 पॉइंट नीचे गिर गया। उसका मतलब होता है करीब 6 लाख करोड़ रुपए। और सिर्फ सुनो, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं उनका बढ़ गया सेंसेक्स नीचे। तो वो साफ दिख रहा है कि उनको लाभ मिलने वाला है कि वो 10% जो उस पर जो लगाया गया वो केवल उसी नहीं, उससे सेंसेक्स नीचे नहीं आता। वो तो देखो 99% प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जिनका 10% का मामला है। लिमिटेड कंपनियों के होते हैं शेयर, तो वो क्यों नहीं चाहे वो बताओ ना। एकदम जंप करेगा, आप देख लेना, वापस बढ़ेगा। जब तक अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं जंप करे, देश में खुशहाली आए, लेकिन बजट को देख के तो सीधा पूरे देश की जनता को 6 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ एक सप्ताह में आया जो सबके सामने है। उनको लगा कि जब किसानों को इस प्रकार से देंगे, जो पैसा लगाता है उसको लगता नहीं है, वो पैसा बहुत सोच के लगाता है। मैं एक बात बताऊं, देखिए महरिया साहब, एक बात को आप समझिए, किसान तब मानेगा कि हमारी आय दुगुनी हुई जब उनकी कीमतें बढ़ेगी। जब कीमतें बढ़ने की बात आई इसलिए सेंसेक्स गिरा। ये तो होता ही है, कोई बात नहीं है, वो वापस बढ़ेगा। समर्थन मूल्य पे लास्ट ईयर सिर्फ 6.25% खरीदा गया है और उसमें भी सिर्फ 40% फसलें शामिल है। विषयों पर भी अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन चलिए मैं एक बात मोड एक काल्पनिक सवाल था अभी, और पीपीपी मोड एक कल्पना आधारित है। हमने अभी तक कोई भी अस्पताल को दिया नहीं है। नहीं दे चुके हैं एक्सपेरिमेंट, नहीं दे चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल तौर पर। तो शुरू में तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट के तहत आप मना कर दो कि आगे नहीं देंगे। नहीं, इसमें से यदि हमको माइनस लगा, हमको लगा कि इससे नुकसान माइनस ही गाँव में आंदोलन हो रहे हैं। आपको एक बात बताऊं साहब, ये पायलट प्रोजेक्ट किस लिए किए जाते हैं वो आपको पता है। एक्सपेरिमेंट होता है कि इसमें यदि हमको लगता है कि नहीं इससे जनहित नहीं है। आप मुझे एक बात बता दो, गाँव वालों ने चंदा करके स्कूल बनाई, तो उसका नाम सरकार ने बनाई, MP MLA कोटे से बनाई, शहीद के नाम से नहीं शहीद के नाम से बनी हुई स्कूलों को पीपीपी मोड पे दिया जा रहा है और प्राइवेट पार्टी को दिया जा रहा है, वो तो वही चलाएगी। शहीद के नाम का ही रहेगा, तो नाम हम नहीं चेंज करने वाले हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिया है। उसमें यदि हमको लगा कि हमारे जनहित में नहीं है। सरकार राठौड़ साहब नहीं देगी तो देगी क्या सरकार सिर्फ क्या टैक्स लेने के लिए ही है? नहीं, टैक्स लेने के लिए नहीं, सुविधा इसलिए तो सुविधा। अभी भाषण पे कितने दिन चर्चा करा रहे हैं आप लोग? वैसे देखिए, ये तो BSc के अंदर जो बात हुई
वो हम कल पेश कल होने के सदन बाद में भी रखे जारी जाएगी, रहेगी। लेकिन आज तक की परंपरा है कि हाँ, 4 दिन 4 डिस्कस दिन के लिए डिस्कस के लिए मिलता रखते हैं। हाँ। है। 4 दिन डिस्कस के लिए मिलता है। अभी तो तक का सरकार गवा- देती है, देती है। अभी तक ऐसा वो ही हुआ है। नियम, परंपरा नहीं है। हाँ। 4 दिन के उसके बाद सरकार जवाब देती है। गोपनीय है वो तो बात अभी रख नहीं हाँ, सकते, क्योंकि लेकिन अभी आज अभी तक अभी की तक परंपरा अभी है, तक की वो जो आपके परंपरा है सामने वो रखा। 4 दिन जी, रहता ही है। तो ये लगता है कि 4 दिन चर्चा के बाद 12 तारीख सरकार सोमवार को जवाब- बजट अपना पेश कर सकती है हाँ, ऐसा वो मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ने हाँ। क्योंकि पहले से ही कहा है सरकार कब, क्योंकि विधानसभा को बताना पड़ता है कि कब टेंटेटिव रूप से पेश करेंगे, वो क्योंकि प्रपोजल दिया है। कार्य सलाहकार प्रपोज्ड समिति की डेट हाँ, यही है। सलाहकार समिति के की बैठक हो गई हाँ। है, उसका प्रतिवेदन कल प्रस्तुत होगा, तो उसमें निश्चित रूप से तय की गई कार्य प्रणाली को सामने रखा जाएगा। क्योंकि मदन जी क्योंकि वो गोपनीय होता है, जब तक सदन में रखा नहीं जाता है हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि आज प्रतिपक्ष मौजूद नहीं था, प्रतिपक्ष तो मौजूद था, सीएलपी लीडर नहीं थे वहाँ सीएलपी पे। लीडर नहीं होने का मतलब ही हो गया ना, कमजोर स्थिति हो गई। आप पहले बार में क्या करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जब- मैरिया साहब इस समय प्रतिपक्ष से ताल्लुक रखते हैं, काफी जो रणनीति बनती है कांग्रेस की उसका एक हिस्सा होते हैं। नहीं, ये कांग्रेस में कहाँ है? नहीं है, नहीं निर्दलीय, विपक्ष लेकिन में है। विपक्ष में, में लेकिन है। आप विपक्ष कांग्रेस में के हम सदस्य बन कांग्रेस गए क्या? नहीं, कांग्रेस नहीं, के नहीं बने, समर्थन निर्दलीय दे रहे हैं लेकिन पूरा। समर्थन- निर्दलीय बाहर से सदस्य तो- समर्थन दे रहे हो। निर्दलीय सदस्य तो बन ही नहीं सकता, ना कांग्रेस का हाँ। ना किसी और पार्टी का। ना मैं ये पूछ हाँ, रहा हूँ, लेकिन बन गए इनका क्या? कहना है कि समर्थन दे रहे हैं, प्रतिपक्ष- खुले रूप में दे रहे हैं, उसमें क्या प्रतिपक्ष बात? में हम सहयोग करेंगे। तो प्रतिपक्ष का जहां तक जिक्र कर रहे थे श्याम जी, सीएलपी लीडर की एक बात जरूर है कि वो नहीं उपस्थित रहे। तो उनकी अनुपस्थिति में रमेश जी मीणा को चार्ज दिया हुआ था, वो उपनेता हैं, वो उपस्थित रहे हैं और वो बोले भी हैं पूरे समय में। और आज वो तरजीह आ कहाँ भी मिली? गए अगर डूडी प्रतिपक्ष के साहब। नेता के रूप में वो बोलते और आज उनको कोई मिलती बोलने आज। का मुद्दा भी नहीं था, ऐसा कोई विशेष नहीं, मुद्दा कर्जा नहीं माफी था। के वो मामले तो तो क्या कह है कि सकते काला कानून जब वापिस रखा गया कि परवर समिति को इसको आगे बढ़ाने के लिए और समय दे रहे हैं, तब इतनी बहस हुई, वरना बहस की कोई बात ही नहीं थी। गवर्नर साहब को सब लोग सुनते आराम से और सारा काम होता। घनश्याम जी बोले और लोग बोले, तो वो जो काला कानून जिसका पूरे मीडिया ने, विधायकों ने, जनता ने विरोध किया क्यों बिगाड़ और रहे हो उसको हमारे मुंह की घनश्याम जी खा को? के वापिस लेनी पड़ी क्यों उस हमारे काले घनश्याम कानून जी को, को उसको बिगाड़ने आज की फिर कोशिश लपेट कर दिया रहे हैं? कि परवर समिति में वापिस दे रहे हैं। और इनकी जो मंशा है कि वापिस इस काले कानून प्रवर को समिति के पास तो अभी भी है वो। नहीं, तो नहीं देना चाहिए ना उसको। हाँ। वापिस आपने देने का कानूनी दिया, अधिकार सरकार भी के नहीं तो है। मंशा साहब है। राजेंद्र राठौड़ साफ बात कह चुके हैं कि जब पूछा गया, ये देखिए सरकार का पावर है, क्योंकि हाउस की जो चीज है, हाउस के आदेश के बाद हाउस ही से विड्रॉ कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि कानूनन स्थिति ये है, जैसा आज सदन में भी पूरी चर्चा हुई थी कि जो ही हाउस एडजॉर्न हो जाता है किसी भी अध्यादेश को, उसके 42 डेज के बाद में लागू नहीं रखा जा सकता। पिछला जो सत्र चला था, उसके बाद 42 दिन गुजर गए, वो अपने आप खत्म हो गए। जानबूझ के आज उस काले कानून को, हाँ यस, अध्यादेश समाप्त हो गया। लेकिन तो फिर परवर समिति में कैसे रहेगा? नहीं, विधेयक आ गया ना। लेकिन बिल विधेयक बिल आ गया, आ गया हाउस में। बिल हाउस हाउस में आने के बाद हाँ, बिल आया था, बिल आया, वो हाउस में बिल आने के बाद और प्रवर अध्यादेश समिति के को बाद सौंपा बिल गया। आ ये गया। तो पास ही नहीं हुआ ना। पास नहीं हुआ, लेकिन आज अध्यादेश स्टैंड कर आज रहा ये है। बताइए अध्यादेश को क्या हुआ? अध्यादेश समाप्त हो गया, वो तो अध्यादेश अध्यादेश है ही नहीं। समाप्त हो गया। सर, लेकिन अगर बिल आ जाता है, बिल अगर एक बार पेश हाउस के अंदर हो गया, तो बहस ही नहीं हुई। नहीं, प्रवर लेकिन समिति प्रवर को समिति सौंप ने देना दिया। वो तो देखो 1 मिनट में आप किसी को भी सौंप दो, बहस तो ही नहीं। बिल आता, बहस हाउस- होती, फिर नहीं, नहीं, सौंपते, फिर हाउस की वो बात प्रॉपर्टी तो होगी। समझ में आती। वो चलिए, बिल तो मदन राठौड़ साहब प्रॉपर्टी बताएंगे। मदन जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं। हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारी नोटिस के हिसाब से वो बिल अभी भी स्टैंड कर रहा है जब तक प्रवर समिति या तो खुद अपना फैसला उसमें सुनाए या हाउस उसे विड्रॉ करवाए। अब सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आए या कोई भी निजी प्रस्ताव लेकर के आ सकता है कि अगर सबकी सहमति हो तो प्रवर समिति से इसे विड्रॉ किया जाए। अभी तो स्टैंड कर रहा है वो बिल मैं एक शब्द कहूंगा, बिल इस समय कोमा में है, लेकिन बिल तो है। कोमा में है, नहीं, बस हाउस की कोमा में प्रॉपर्टी है, है, तो इसको हाउस जान की प्रॉपर्टी है वो। प्रॉपर्टी है। तो आप कैसे करें नहीं है हाउस की बिल? प्रॉपर्टी है अभी। बात ही खत्म हो अभी गई। सरकार भी कोमा में है, इसलिए ये कह रहे हैं कि वो भी कोमा में इसके है। बाद बात ही खत्म हो जाती ये है। 17 वाला सब जीरो वाला 17 का जो रिजल्ट है ना, इसके बाद सरकार भी कोमा में है। ना कोई ऐसी बात, देखिए महरिया जी, इस बात को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। आप तो खैर खुद विद्वान हैं। देखिए, वो अध्यादेश समाप्त हो गया, 42 दिन बाद में हो जाता है अपने आप ही। ये मैं कह रहा हूं। बिल प्रवर समिति को सौंपा गया है, प्रवर समिति के पास में पड़ा है, लेकिन इस समय 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस समय कोई भी समाचार पत्र छाप सकता है, उस पर कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। तो क्यों इस काले कानून को बार बार लटका के रखा हुआ है? इसको साइड क्यों नहीं करते जब पूरी जनता चाहती है? आप लोग उठाएंगे इस बात को? बिल्कुल उठाएंगे, 100%। लेकिन एक मिनट मैं क्लियर कर दूं अपनी बात। लेकिन यदि वो बिल जो प्रवर समिति को सौंपा गया है, प्रवर समिति अपनी राय सदन में रखेगी
और रखने के बाद यदि एक्टिव हो जाता है तो उस दिन से लागू होगा। हाँ ठीक है, जिस दिन एक्टिव होगा उस दिन से लागू होगा। लेकिन बीच वाले टेन्योर में लागू तो राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी, उसके बाद लागू होगा, तब होगा। बिल्कुल सही बात है, अध्यादेश तो तत्काल लागू हो जाता है, समाप्त हो गया अध्यादेश तत्काल लागू हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी द्वारा जब वो उसको स्वीकार किया जाए तब वो एक्ट बनेगा। अभी इस समय नहीं है, इस समय आप छापिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसको क्यों उसके बार बार पीछे पड़े? जब पूरे प्रदेश की जनता, मीडिया, अखबार, टीवी, विधायक सब चाहते हैं कि नहीं लगे। चले, मेरा छोटा सा सवाल है। स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कि सबने खिलाफत की इसलिए उसको हटाया। तो जब सबने खिलाफती कर दी तो इसको बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए। कर देता सदन, कहा किया? सदन को ही अधिकार था ना। आप भी तो चलिए मैरिया साहब, मैं तो इतना सा जानना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष की क्या रणनीति रहेगी इस पूरे सत्र के दरमियान? आप लोगों की बैठक भी हो चुकी है या आप लोग भी कोई वहीं पे खुलासा करोगे? नहीं, खुलासा करने वाली कोई बात नहीं है। हमारा तो बड़ा पारदर्शी मामला है, सीधा सीधा है कि जो भी जनता से जुड़े हुए, प्रदेश के हित से जुड़े हुए, क्षेत्र के हित से जुड़े हुए सभी वर्ग, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे नौकरी पैसा वाले लोग हों, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हों, उन सबकी जो डिमांड है, जो बातें हैं, जो मांग है, वो हम सदन में रखेंगे। और हम चाहेंगे कि सदन के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, वो सब लोग हमें समय दें और हमारी पूरी बात को सुनें और सरकार से जवाब दिलवाएं। चलिए, आखिरी सवाल मदन राठौड़ साहब से। मदन जी, उम्मीद कर सकते हैं कि सत्ता पक्ष से अपना फ्लोर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखेगा और जनहित के मुद्दों पर किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल बाधाएं नहीं आएंगी। थोड़ा बड़प्पन दिखाना पड़ेगा सत्ता पक्ष को, क्योंकि बड़ा दल है आपका, हाउस में जो बड़ा दल होता है वही सत्ता पे काबिज होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा दल भी दिखाना पड़ेगा। क्यों? आखिरी सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन इसे कहा जा सकता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम बड़ा दिल रख रहे हैं और रखेंगे भी। हम चाहेंगे कि विपक्ष सारगर्भित तरीके से चर्चा करे, सदन में सहयोग करे, हमारी कमियां गिनाए, सुझाव दे। निश्चित रूप से हम खुले दिमाग से उनको स्वीकार करने के लिए तैयार। चले, हम भी हंगामा बर्दाश्त नहीं है। चले, हम भी यही अपील करते हैं आप सभी लोगों से कि बड़ी गाड़ी कमाई का पैसा प्रदेश की जनता का और बड़ी उम्मीदों के साथ में ये बजट सेशन आखिरी सत्र है। हालांकि जो बजट आएगा वो भी पूर्ण तरीके से आपको करने का एक अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट की भेंट चढ़ सकती है। पूरा जो एक फाइनेंशियल ईयर है, ये सरकार को इसका मौका नहीं मिलेगा। तो महत्वपूर्ण यह है कि आपकी आवाज उठाई जा रही है, वो यहां पे चर्चा होगी उस पर। ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये मुझे लगता है कि इस गरिमा को, इस परंपरा को दोनों ही पक्ष कायम रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूती की बात होगी और होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सर।